गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस YouTube ऑफिशियल चैनल वर्निक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूं कि एनवायरनमेंट का एक टॉपिक मैं यहां से उठा रहा हूं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जो टॉपिक मुझे स्टार्ट करना है उसके बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया था। तो टॉपिक था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये क्या होता है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो यहां पे आप देखें, हेडिंग में लिखी हुई है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, हिंदी बोलते वन्य जीव संरक्षण। अब क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन इज व्हाट इज वाइल्ड लाइफ, कि वन्य जीव होता क्या है या वाइल्ड लाइफ होता क्या है। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। अब कुछ लोग बताते हैं कि जो जीव जंगल में रहते हैं उनको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें पेड़ पौधे भी शामिल होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधे शामिल नहीं होते, क्योंकि नाम ही है वाइल्ड लाइफ, तो केवल जानवर ही शामिल होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ की एक्चुअल डेफिनेशन एनसीईआरटी बताता है। तो एनसीईआरटी क्या बोलता है कि वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल दोज प्लांट्स विच कैन नॉट बी कल्टिवेटेड एंड दोज एनिमल्स विच कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड बट दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग। ऐसे पौधे जिन्हें आप कल्टीवेट, जिनको आप आर्टिफिशियली उगा नहीं सकते हो, और ऐसे जीव जिनको आप पालतू नहीं बना सकते हो मनुष्यों को छोड़कर। ये डेफिनेशन देता कौन? एनसीईआरटी। तो आप देखें वाइल्ड लाइफ में दोनों ही इंक्लूड है, प्लांट और एनिमल। प्लांट कौन से? जिनको आप कल्टीवेट नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही उगते हैं। और एनिमल कौन से? जिनको आप पालतू नहीं बना पा रहे हैं। तो वो किस सब में आते हैं? वो सभी इसमें आते हैं। क्या? वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आते हैं। बट नॉट दे आर ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों को छोड़कर। मनुष्य वाइल्ड लाइफ में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ट्राइब, जनजाति है जो जंगलों में रह रही है, तो वाइल्ड लाइफ का हिस्सा वो कतई नहीं है। वाइल्ड लाइफ के साथ इसमें एक दूसरा टर्म लिखा हुआ है कंजर्वेशन, हिंदी बोलते हैं संरक्षण। अब इस वन्य जीव का या वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन क्यों करना है, ये थोड़ा सा आपको आगे वाले लेक्चर में समझ में आएगा, जब मैं आपको एनवायरनमेंट डिटेल में आपको बताऊंगा। तो उसमें दो फैक्टर्स की अपन चर्चा करेंगे, एक बायोटिक फैक्टर, एक ए बायोटिक फैक्टर, जैव कारक, और दूसरा अजैव कारक। तो जैव कारक में क्या क्या आते हैं? बायोटिक फैक्टर में एनिमल्स, सारे के सारे प्लांट्स सब इसी में आते हैं। ए बायोटिक में क्या आते हैं? सॉइल हो गया, लाइट हो गया, मृदा हो गया, प्रकाश हो गया, ह्यूमस हो गया, ये सब इसमें आते हैं, ए बायोटिक फैक्टर में आते हैं। दोनों को मिलाकर ही बनता है क्या? एनवायरमेंट। तो कहीं ना कहीं ये भी एनवायरमेंट का पार्ट है, इसलिए उसको कंजर्व करना जरूरी होता है। अब वाइल्ड लाइफ का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी अपन जान लेते हैं। लाइफ टर्म एक्चुअली फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय साइंटिस्ट विलियम हार्नाडे। विलियम हार्नाडे फर्स्ट टाइम यूज्ड टर्म वाइल्ड लाइफ। पहली बार वाइल्ड लाइफ शब्द का उपयोग विलियम हार्नाडे ने किया था इन हिज बुक वेनिसिंग अवर वाइल्ड लाइफ विच वॉज पब्लिश्ड इन 1913। तो विलियम हार्नाडे ने पहली बार वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव शब्द का उपयोग अपनी किताब वेनिसिंग और वाइल्ड लाइफ में किया था, जो कि पब्लिश हुई थी 1913 में। तो यहां से थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने को मिलता है। तो इन्होंने पहली बार टर्म यूज किया क्या? वाइल्ड लाइफ। उसके बाद व्यापक यूज में टर्म आने लगा। तो अपने बात की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसको क्या करना? संरक्षण करना है, लाइफ कंजर्वेशन। अब इसमें एक टर्म और आता है, इसमें टर्म आता कौन सा? बायोडायवर्सिटी। हिंदी बोला जाता है जैव विविधता। यहां पे लिखा है एक टर्म बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। अब ये क्या होती है? यदि आप इसको ब्रेक करके आप देखें, बायो और डायवर्सिटी, बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म और डायवर्सिटी मींस वेरिएशन, वास्ट वेरिएशन, जैव विविधता। तो जितने भी एनिमल्स अर्थ के ऊपर हैं, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, उनमें जितनी भी जो वैरायटी है या वेरिएशन दिखाई दे रहा है, उसी को नाम क्या दिया गया है? बायोडायवर्सिटी इन जनरल टर्म, सामान्य भाषा में। ये इसकी डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग दी है। तो जैव विविधता क्या है? किसी एक पर्टिकुलर, आप देखो निके में, निके मतलब नेचुरल हैबिटेट, तो किसी पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटेट में कितनी वैरायटी पाई जा रही हैं, चाहे एनिमल्स की हो चाहे प्लांट्स की हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी। हिंदी में यदि इसको अपन बोले तो हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता, जीवों में पाई जाने वाला वेरिएशन है, जीवों में पाई जाने वाली विविधता। तो बायोडायवर्सिटी की थोड़ी सी मैं कहानी आपको आगे बताऊं। बायोडायवर्सिटी अर्थ के ऊपर यदि मैं बात करूं, तो जैसे आप इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ धीरे धीरे आप जाते जाओगे, तो यहां पे ग्रेजुअली बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होती जाएगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर बायोडायवर्सिटी क्रमशः कम होती जाती है।
अब इसका कम होने का रीजन क्या है? क्योंकि जैसे ही मैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाऊंगा, टेम्परेचर में क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। कम टेम्परेचर पर बहुत कम स्पीसीज ही सर्वाइव कर पाती हैं। तो जैसे इक्वेटर से आप दूर जाते जाओगे तो टेम्परेचर कम होता जाता है, तो जीव जातियां या एनिमल्स या स्पीसीज आपको कम देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ये है कि जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, ये मैक्सिमम अधिकतम कहां देखने को मिलेगी? तो यहां पे आप देखें, मैं एक रफ डायग्राम बना के आपको बताने की कोशिश करता हूं। सपोज ये होगी अर्थ, ये होगी पृथ्वी, ये हो गया इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो जैसे जैसे मैं यहां से पोल्स की तरफ जाऊंगा तो बायोडायवर्सिटी जो है ये क्या होगी? डिक्रीज होगी, ये घटती जाएगी। मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी फाउंड अराउंड द इक्वेटर, अधिकतम जैव विविधता संपन्न वाले क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। अधिकतम जैव विविधता भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि यूनिफॉर्म क्लाइमेट कंडीशन, एक समान मौसम की दशाएं, एंड हैवी रेनफॉल, और अधिकतम वर्षा, यहां पर एक समान मौसम की दशाएं। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो है ना बहुत एक्सट्रीम में ठंड पड़ेगी, ना ही बहुत एक्सट्रीम में गर्मी पड़ेगी। तो यहां पर ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इस क्षेत्र में जैव विविधता जो होती है ये सर्वाधिक पाई जाती है। पूरी अर्थ पे आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। मैक्सिमम फॉरेस्ट, मैक्सिमम वैरायटी, मैक्सिमम एनिमल इसी जोन में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है अमेजन वर्षा वन, अमेजन रेन फॉरेस्ट। यदि आपने हॉलीवुड की मूवी एनाकोंडा देखी हो तो उस एनाकोंडा मूवी की शूटिंग पूरी की पूरी अमेजन रेन फॉरेस्ट में ही हुई थी। तो आप देखें कितने डेंस फॉरेस्ट हैं, कितने सघन वन हैं। ये कहां देखने को मिलेंगे आपको? ये इसी रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, इक्वेटर के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास। अब थोड़े अमेजन रेन फॉरेस्ट की अपन बात कर लेते हैं। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट ये क्या करते हैं? मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी शो करते हैं। ये अधिकतम जैव विविधता प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अधिकतम वैरायटी यहां पे देखने को मिलेगी एनिमल्स की, प्लांट्स की। और यहां पे प्लांट्स भी क्या है? पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा डेंस भी हैं और सबसे ज्यादा भी यहां पे आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे। अब चूंकि प्लांट्स हैं तो ये क्या काम करेंगे? ये करेंगे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करेंगे। तो अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस छोड़ेंगे? ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे, ये ऑक्सीजन गैस छोड़ेंगे। इसीलिए अमेजन रेन फॉरेस्ट को बोला गया है लंग्स ऑफ प्लैनेट, ग्रह के फेफड़े। यहां से क्वेश्चन बन गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लंग्स ऑफ प्लैनेट? द करेक्ट आंसर इज अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो अमेजन वर्षा वनों को ग्रह के फेफड़े बोला जाता है। मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्वेश्चन यहां से देखने को मिले हैं। वाइल्ड लाइफ टर्म, वेनिसिंग और वाइल्ड लाइफ, हु रोट वेनिसिंग और वाइल्ड लाइफ बुक, किसने वेनिसिंग और वाइल्ड लाइफ किताब लिखी। इसके अलावा लंग्स ऑफ प्लैनेट, इसके अलावा मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी कहां मिलेगी। और जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाओगे तो बायोडायवर्सिटी जैव विविधता क्या होती, कम होती है, ज्यादा होती है। तो ढेर सारे क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे से बात करते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता विलुप्ति के कारण। इसके ढेर सारे कारण हैं। ढेर सारे कारण मतलब ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको डिक्टेट करता हूं जो एक्सटिंक्शन से जुड़े हुए हैं, बायोडायवर्सिटी के विलुप्ति के कारण से जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट आप देखें अर्बनाइजेशन, हिंदी बोलते हैं नगरीकरण या शहरीकरण। तो आपने नगर बनाए, शहर बनाए, तो कहीं पहले जंगल हुआ करते थे तो वहां खेत बने, फिर खेत बने तो वहां पे कॉलोनी आ गई, तो कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी को नुकसान हुआ। तो पहला रीजन हो गया इसका क्या? अर्बनाइजेशन, हिंदी बोलते हैं शहरीकरण या नगरीकरण। सेकंड आप देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन, हिंदी बोलते इसको औद्योगिकीकरण। आपने मिल वगैरह लगाई, आपने उद्योग धंधे लगाए, तब भी कहीं ना कहीं क्या है? इसको नुकसान है, बायोडायवर्सिटी को नुकसान है। थर्ड आप देखें एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, खेती के लिए खेतों का विस्तार। भाई पहले कहीं पर खेती नहीं हो रही थी तो जंगल काट के आपने खेती करना शुरू कर दिया। अगला आप देखें फायर फॉरेस्ट, जंगल की आग। ये आदमी के द्वारा भी हो सकती है और ये नेचुरली प्राकृतिक तरीके से हो सकती है। अगला आप देखें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड थ्रू जंगल, जंगल के बीच से रोड बना देना, यह भी कहीं ना कहीं नुकसान करता है किसको? बायोडायवर्सिटी को। और आगे आप देखें ग्रीड फॉर इलीगल फॉरेस्ट प्रोडक्ट, अवैध वनोपज का लालच। अब ये क्या है? अब ये लालच ऐसा है कि आपने बोला कि भाई घर बनेगा तो लकड़ी लगेगी सागौन की, तो आपने बोला सागौन की लकड़ी कहां से मिलेगी? तो बोला हम 2 नंबर में ले आएंगे। तो ये क्या है? ये अवैध वनोपज का लालच है, ग्रीड फॉर इलीगल फॉरेस्ट प्रोडक्ट।
ये आपका ग्रीड ही तो है, ये आपका लालच ही तो है। तो कहीं ना कहीं किसको नुकसान है? बायोडायवर्सिटी को। आपने बोला कि घर में सजावट के लिए मैं टस्क की मूर्तियां बनाऊंगा या टस्क की मैं मूर्तियां रखूंगा, टस्क TUSK। टस्क को हिंदी बोलते हाथी दांत। तो भाई हाथी दांत की मूर्तियां कहीं बिक थोड़ी रही हैं, ये तो इलीगल लोग मार के उसको लेके आ रहे हैं। तो ये क्या है? आपका लालच है। तो कहीं ना कहीं ये भी इससे जुड़ा हुआ है, किससे? बायोडायवर्सिटी के एक्सटेंशन से, कि ग्रीड फॉर इलीगल फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जब इस बायोडायवर्सिटी को नुकसान ह्यूमन बीइंग पहुंचाता है, मनुष्य पहुंचाता है, तो यहां पे एक टर्म यूज किया गया है एंथ्रोपोजेनिक। यहां से क्वेश्चन बन गया है, जब जैव विविधता को नुकसान मनुष्य पहुंचाता है तो उसको बोला जाता है क्या? एंथ्रोपोजेनिक। यहां से एक शब्द बनता एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान। तो एंथ्रोपोजेनिक में क्या आता है? जितने भी मैन मेड रीजन्स हैं, चाहे औद्योगिकीकरण हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, नगरीकरण हो, शहरीकरण हो, सारे के सारे क्या आते हैं इसमें? एंथ्रोपोजेनिक। चाहे उसका ग्रीड हो, ये सारे के सारे किसमें इंक्लूड है? एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स में आते हैं। नेचुरल तो बहुत सारे हो सकते हैं बायोडायवर्सिटी को नुकसान के लिए। नेचुरल में यदि मैं बात करूं, कहीं जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं वो कहीं ना कहीं किसको एक्सटिंक्ट करते हैं? बायोडायवर्सिटी को, नुकसान पहुंचाते हैं बायोडायवर्सिटी को। यदि मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बायोडायवर्सिटी की यदि मैं बात करूं तो इंडिया रिप्रेजेंट 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट। भारत में लगभग 45,000 पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं एंड 90,000 एनिमल, और 90,000 जंतुओं की, ये जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जो है प्लांट और एनिमल, यही तो मिला के बना रहे हैं क्या? बायोडायवर्सिटी। तो आगे अपन बात करते हैं बायोडायवर्सिटी की टाइप्स की बात करते हैं, जैव विविधता के प्रकारों की बात करते हैं। तो जनरली इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आप देखें जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। अब ये होते क्या हैं? ये शब्द अपने मीनिंग खुद आपको बताएंगे। तो आप देखें जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, आनुवांशिक जैव विविधता। अब आनुवांशिक जैव विविधता है तो एक ही एनिमल के अंदर, एक ही स्पीसीज के अंदर। तो यहां पे आप देखें वैरायटी ऑफ जीन्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज। जीन्स, इसकी चर्चा में जब आपको साइटोलॉजी आपको पढ़ा रहा था तो मैंने इसको डिटेल में बताया था कि जीन्स होता क्या है। तो जिसने ना देखा हो तो वो लेक्चर्स पुराने जो हैं उसमें आप देख सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये वाला लेक्चर इसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो आप देखें वैरायटी ऑफ जीन्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में जो विविधता जो होती है इसको बोला गया है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। एक ही स्पीसीज है, एक ही प्रजाति है, उसके अंदर जो जितने उसमें जीन्स पाए जा रहे हैं उसमें जो वेरिएशन है तो क्या बोला गया है? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। सेकंड आप देखें स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, तो वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक स्थान विशेष में कितनी प्रजाति पाई जा रही हैं, उनमें क्या क्या विविधताएं हैं। देखें वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑब्लिक टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी एक स्थान विशेष में कितनी प्रजाति पाई जा रही है। सपोज यहां पे आप देखें ये रेड वाला हो गया टाइगर, शेर, ये हो गया हिरण, ये हो गया हाइनास, लकड़बग्घा। तो यहां पे कितनी प्रजातियां हो गई? स्पीसीज 1 2 3। तो टोटल जितनी एक स्थान में पाई जा रही हैं, ये एरिया 2 में टोटल 3 प्रजातियां पाई जा रही हैं। तो ये क्या है? तो दिस इज स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, कि एक पर्टिकुलर रीजन में कितनी बायोडायवर्सिटी है, कितनी विविधता है। जबकि ऊपर वाली क्या है? वैरायटी इन अ जीन्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज, एक ही प्रजाति के जीवों में जो विविधता है, एक ही प्रजाति से मतलब क्या है? मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं। इसका टाइगर, हिंदी बोलते इसको बाघ। एक फैमिली होती कैट फैमिली, बिल्ली परिवार। अब इसमें कौन कौन आते हैं आप देखना। इसमें आता आपका लायन, इसमें आता आपका शेर, टाइगर, बाघ, जैगुआर, लेपर्ड, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, चीता। ये सब किस परिवार के सदस्य हैं? ये कैट फैमिली के सदस्य हैं। तो आप देखें वैरायटी इन अ जीन, मतलब कि जीन में क्या है? बहुत ज्यादा वैरायटी है। बाघ का जीन अलग है और शेर का जीन अलग है, टाइगर का अलग है और लायन का अलग है। तो वैरायटी ऑफ जीन अमंग इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज, एक ही जीव में या एक ही प्रजाति में
कैट फैमिली में सब में क्या कुछ कुछ अलग अलग जीन्स हैं, तो इसको क्या बोल दिया गया, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। जबकि सेकंड है स्पीसीज, कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीसीज हैं, कितनी जाति हैं, उनमें कितना वेरिएशन है। इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी, पारिस्थितिकीय बायोडायवर्सिटी, वैरायटी ऑफ इकोलॉजिकल इन अ रीजन, इट इंक्लूड्स ऑल द स्पीसीज एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ दैट रीजन एंड also include interaction of those species। इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी, अब यहां इकोलॉजिकल मतलब क्या है, यहां इकोलॉजिकल डायवर्सिटी का मतलब है कि एक हैबिटेट है, एक एक्वेटिक, एक जलीय पारितंत्र है, एक टेरेस्ट्रियल है, एक स्थलीय है। तो यहां पे आप देखें इकोलॉजिकल दोनों ही क्या है, पारिस्थितिक रूप से अलग अलग है। तो कितना उसमें वेरिएशन है, कोई मार्सी एरिया है, कोई दलदली क्षेत्र है, कोई स्वाम्प एरिया है, वहां पे अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, कोई डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान, उसमें अलग प्रकार की प्रजातियां हैं। तो यहां पे जो बोला गया इकोलॉजिकल, अलग अलग इकोलॉजिकल एरिया में कितनी वेरिएशन देखने को आपको मिल रही है, तो उसको यहां पे बोला गया है इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। इसमें आप देखें क्या है, क्वेश्चन यहां से बन गया है, ए बायोटिक फैक्टर्स ऑफ दैट रीजन आल्सो इंक्लूड। ए बायोटिक मींस होता है नॉन लिविंग, या हिंदी में अपन बोल सकते हो अजैव कारक, अजैव कारकों को भी इसमें जोड़ा गया है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें सनलाइट, सॉइल, ह्यूमस, जितने प्रकार के मैक्रो एलिमेंट, माइक्रो एलिमेंट सब इसमें आते हैं, अजैव कारकों के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें इसको भी इंक्लूड किया गया है। साथ में देखें क्या बोला गया है, आल्सो इंक्लूड देयर इंटरेक्शन ऑफ दोज स्पीसीज, इनके मध्य जो क्रियाएं जो हो रही हैं इसको भी इंक्लूड किया गया है। क्रियाएं मतलब क्या, सपोज ये सन है, ये सूर्य है, ये प्लांट है, तो उसने क्या काम किया, सन लाइट है, दिस इज ए बायोटिक फैक्टर, ये पौधा है, ये प्लांट है, दिस इज बायोटिक फैक्टर, तो उसने क्या काम किया, उस लाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू फूड मटेरियल बनाया। अजैव कारक और जैव कारक एक दूसरे से क्या है, ये जुड़े हुए हैं, इनके बीच में क्या है, ये इंटरेक्शन है, तो इस इंटरेक्शन की भी यहां पर बात की गई है। ये है इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। तो इसमें अपन आगे देखें, इसमें आगे बात की गई है कि मेजरमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का मापन, कि जैव विविधता को कैसे मेजर करते हैं, कैसे इसको मापते हैं। तो इसके लिए दो मेथड बड़ी फेमस हैं, एक है स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज मतलब जाति, रिचनेस मतलब कितनी ज्यादा वहां पे पाई जा रही हैं, और सेकंड है स्पीसीज इवननेस, उनमें एक रूपता कितनी है जातियों में। तो पहले से अपन बात करते हैं स्पीसीज रिचनेस की, अपन बात करते हैं। रिचनेस मतलब संपन्न होना, जाति संपन्न होना। यदि मैं इसको आपको बताऊं तो इसमें तीन कैटेगरी में रिचनेस को कैलकुलेट किया जाता है, अल्फा डायवर्सिटी, बीटा डायवर्सिटी और गामा डायवर्सिटी। जैसे आप यहां पे देख पा रहे होगे, यह है एरिया फर्स्ट, तो यहां पे आप देखें स्पीसीज कितनी है, मैंने अलग अलग कलर से बनाया है 1 2 3, तो यहां पे 3 स्पीसीज हैं। एरिया नंबर सेकंड में आप देखें, यहां देखें 1 2 3, यहां भी क्या है, 3 स्पीसीज हैं। एरिया नंबर थर्ड आप देखें 1 और 2, यहां पर 2 ही स्पीसीज हैं। स्पीसीज रिचनेस को कैलकुलेट किया जाता है अल्फा बीटा गामा के टर्म में, अल्फा डायवर्सिटी, बीटा डायवर्सिटी और गामा डायवर्सिटी। अब क्वेश्चन है कि अल्फा डायवर्सिटी क्या है, बहुत इजी है, बहुत बेसिक है। एनिमल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया या बायोडायवर्सिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया या टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज अल्फा डायवर्सिटी। किसी एक स्थान विशेष में जितनी जीव जातियां पाई जाती हैं तो उसको बोला जाता है अल्फा बायोडायवर्सिटी। तो आप देखें ये कोई एरिया है, एरिया फर्स्ट है, तो यहां पे आप देखें टोटल कितनी स्पीसीज हैं 1 2 3, तो यहां पे जो अल्फा है, अल्फा डायवर्सिटी है वो है कितनी 3। वैसे आप यहां पे आप देखें 1 2 3, यहां अल्फा डायवर्सिटी कितनी है 3, और यहां पे आप देखें अल्फा डायवर्सिटी कितनी है 2, ये और ये स्पीसीज। सेकंड में आता है बीटा डायवर्सिटी। अब बीटा क्या होती है, बीटा डायवर्सिटी इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू निके या टू नेचुरल हैबिटेट। बीटा डायवर्सिटी दो क्षेत्रों के बीच में या दो प्राकृतिक आवासों के बीच में कंपैरिजन करके बताता है तो यहां पे कितनी विविधता है। एरिया फर्स्ट में अल्फा कितनी है 3, बीटा यहां पे भी अल्फा कितनी है 3। अब यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करके इसकी मैं बीटा निकालता हूं तो आप देखें तो एक स्पीसीज, एक यहां पे है, यहां पे स्पीसीज नहीं है, एक यहां पे कॉमन वाली काउंट नहीं होगी, तो एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, तो इसमें एक स्पीसीज ये अलग से है और एक स्पीसीज ये अलग से है, तो यहां बीटा डायवर्सिटी कितनी है, ये यहां पे आएगी 2। इस बीटा डायवर्सिटी को निकालने का एक फॉर्मूला भी है, कैसे कि बीटा डायवर्सिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीसीज इन एरिया फर्स्ट माइनस नंबर ऑफ स्पीसीज कॉमन इन एरिया फर्स्ट एंड सेकंड प्लस
नंबर ऑफ स्पीसीज इन एरिया सेकेंड माइनस नंबर ऑफ स्पीसीज कॉमन इन एरिया फर्स्ट एंड सेकेंड। यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करके बीटा बायोडायवर्सिटी निकाल रहा हूं तो इसको ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। यहां भी निकाल सकता हूं बीटा। तो आप देखें नंबर ऑफ स्पीसीज इन एरिया फर्स्ट तो कितनी है 1 2 3, मैंने लिखा 3, माइनस नंबर ऑफ स्पीसीज कॉमन इन एरिया फर्स्ट एंड सेकेंड। ऐसी जातियां जो दोनों में कॉमन है तो एक ये कॉमन है एक ये कॉमन है तो -2। फिर आप देखें प्लस नंबर ऑफ स्पीसीज इन एरिया सेकेंड तो सेकेंड में आप देखें 1 2 3, ये 3 मैंने लिखा, माइनस कॉमन स्पीसीज दोनों में कॉमन है तो 2, तो यहां पे आया 1 यहां पे आया 1, तो बीटा कितनी आ गई आपकी 2। तो बेसिक बीटा मैं यहां भी निकाल सकता हूं एरिया सेकेंड में और एरिया थर्ड में, देख के भी आप बता सकते हो। तो अब देखें ये तो कॉमन वाली हो गई, तो एक स्पीसीज ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो यहां बीटा आएगी 3। जबकि गामा डायवर्सिटी ओवरऑल डायवर्सिटी होती है, वो पूरे इकोलॉजिकल निकी को कैलकुलेट करके निकाली जाती है। जैसे आप देखें यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 3, यहां पे आप देखें कॉमन वाली को काउंट नहीं होंगी, यहां पे आप देख कितनी है केवल 1, क्योंकि ये कॉमन है ये भी कॉमन है, तो 3 यहां पे काउंट अपन कर चुके हैं इसको, तो दोबारा से काउंट यहां भी नहीं करेंगे अपन। तो यहां पे टोटल स्पीसीज 1 2 3, यहां पे कितनी केवल ये, क्योंकि ये दो तो इसमें भी कॉमन है, तो कितनी हो गई 4। यहां पे आप देखें ये तीनों में कॉमन है, एक केवल ये स्टार वाली, तो टोटल गामा डायवर्सिटी कितनी होगी यहां पे 5। तो ऐसे करके यहां पे स्पीसीज रिचनेस के थ्रू अपन बायोडायवर्सिटी को मेजर करते हैं। मेजरमेंट का सेकंड तरीका आप देखें स्पीसीज इवननेस। इवननेस मींस होता एक रूपता। यदि स्पीसीज इवननेस ज्यादा है, मतलब एक रूपता ज्यादा है, मतलब एक ही स्पीसीज वहां पे ज्यादा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक पर्टिकुलर एरिया है यहां पे टाइगर ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि टाइगर जो है डोमिनेंट है, ये प्रभावी है अदर स्पीसीज के ऊपर। सेकंड रूल स्पीसीज इवननेस होता है। यदि स्पीसीज इवननेस ज्यादा है, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कोई एक जाति कोई एक स्पीसीज की डोमिनेंसी वहां पे क्या है ज्यादा है। तो ये जो दो तरीके हैं बेसिक तरीके हैं जो स्पीसीज की तो ये जो बेसिक तरीके हैं ये बताते हैं डायवर्सिटी का मेजरमेंट, एक रिचनेस और सेकंड इवननेस, दोनों ही स्पीसीज के। इस टॉपिक में मैंने आपको वाइल्ड लाइफ, उसकी डेफिनेशन, उसका टर्म कहां से आया, किसने फर्स्ट टाइम दिया, बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम कहां मिनिमम कहां, ऊंचाई पे जाने पर क्या इसका इफेक्ट होता है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, मेजरमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी, एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता विलुप्ति के कारण, तो इसके बारे में मैंने आपको यहां पर डिस्कशन किया। आगे वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा वेज एंड मीन्स हाउ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, जैव विविधता को बचाने के उपाय। तो इसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा इंसिटू कंजर्वेशन, एक्सिटू कंजर्वेशन, शब्द आपके सुने सुने होंगे। तो एक्सिटू के बारे में बताऊंगा इसके अंदर क्या आता है, इंसिटू के बारे में बताऊंगा इसके अंदर क्या आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।